लास्ट ओवरऑल इफेक्ट वाले वीडियो में हमने लास्ट में एक ग्रुप देखा CH3 जिसको हमने बोला एल्काइल ग्रुप। और जब हम उस एल्काइल ग्रुप के बारे में बोल रहे थे तो हमने उसके दो इफेक्ट बोले थे। एक इफेक्ट हमने बोला प्लस आई इफेक्ट, और हमने एक नया इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया था प्लस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको बोला था, जिसके बेसिस पे हमने इसको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बोला था, इसको हमने एक्टिवेटिंग बोला था, और हमने ये बोला था कि ऑर्थोपैरा अटैक से बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो आज का वीडियो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए है। हाइपर कॉन्जुगेशन यदि स्टार्ट करें तो ऑल्सो नेम्ड एज बेकर-नेथन इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम, ऑल्सो नेम्ड एज सिग्मा पाई रेजोनेंस, ऑल्सो नेम्ड एज सिग्मा पाई रेजोनेंस, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। ऑल्सो नेम्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इनका एक्सप्लेनेशन अभी आ जाएगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। अब जब हमने पहले इफेक्ट से स्टार्ट किया था तो हमने तब भी ये बोला था कि एनी इफेक्ट ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्लस इफेक्ट और एक होता है माइनस इफेक्ट। इसका मतलब यदि हम एच इफेक्ट पढ़ने वाले हैं तो ये भी कंफर्म है कि एच इफेक्ट भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक को हम पढ़ेंगे प्लस एच इफेक्ट और एक को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट। अब यदि मैं इनसे रिलेटेड बातें बिल्कुल क्लियर बोल लूं पहले ही, तो जरा ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि प्लस एच इफेक्ट is common, plus H effect is common, but minus H effect is rare, minus H effect is rare। इतना रेयर कि हम अपने सिलेबस में यूज ही नहीं करते। मतलब हम पढ़ेंगे प्लस एच इफेक्ट भी माइनस एच इफेक्ट भी, लेकिन स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, प्लस एच इफेक्ट से। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में प्लस एच इफेक्ट ही यूज होता है। तो प्लस एच इफेक्ट इज कॉमन, मतलब हर जगह पे प्लस एच इफेक्ट ही मिलेगा। अब यदि मैं प्लस एच इफेक्ट के बारे में बात करूं तो प्लस एच इफेक्ट only applicable in 3 conditions। केवल 3 ही कंडीशंस में प्लस एच इफेक्ट लगता है और किसी भी कंडीशन में नहीं लगता। अब एक एक कंडीशन में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूं केस वन में यदि मैं लिखूं तो केस वन है इन पाई बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं। कैसा अरेंजमेंट रहेगा पाई बॉन्ड का जिसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में यदि ये डबल बॉन्ड है तो उसका एडजेसेंट कार्बन, ये वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और यदि ये अल्फा कार्बन है तो इसका ये जो H है ना, ये कहलाएगा अल्फा H। देखो सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स दे आर हाइपोथेटिकल इफेक्ट्स। तो यहां पर भी ये माना गया कि ये जो CH3 अल्फा H है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर होते हैं। अब ध्यान से देखो, है तो एक्चुअली ये सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर ये कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के जैसा मैं लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअली रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में तो ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। अब यदि ये वाला H वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये वाला बॉन्ड पे हटाना पड़ेगा। और यदि मैं इसके लिए लिखूं तो स्ट्रक्चर कैसा बनने में आएगा, यहां पर ये जो CH2 है इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर CH और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां से देखोगे तो ये वाले H का बॉन्ड गया तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ये। अब जरा यदि मैं पुराने नाम रिकॉल करूं, जब मैंने हेडिंग लिखा था तो मैंने क्यों इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस बोला था। एक्चुअली ये रेजोनेंस नहीं है, जब रेजोनेंस नहीं था तो बाद में एक नया नाम तो मिलना ही था, तब जाके हाइपर कॉन्जुगेशन इसको नाम मिला है। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट हुआ इसलिए रेजोनेंस के जैसा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, सिग्मा पाई रेजोनेंस। और देखो रेजोनेंस में ऐसा कभी भी नहीं होता कि किन्हीं दो एटम के बीच के सारे बॉन्ड गायब हो जाएं। यहां पर देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ही गायब है, इसलिए इसको बोला गया था नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन चूंकि ये अलग था, रेजोनेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट था, इसलिए नाम भी नया बनना था, इसलिए इसको फिर क्या बोला गया, एक नया नाम मिला, और उस नाम को हम क्या लिखे हेडिंग में, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर बाद में बोला गया इसको। ठीक, यदि हम ऑर्बिटल्स के बेसिस पर यदि इसको समझते हैं तो जरा ऑर्बिटल्स के बेसिस पे देखते हैं। ऑर्बिटल्स के बेसिस में जैसे ये देखो, अब यहां पर देखना, ये जो है, ये जो ओवरलैपिंग दिखाया है, ये पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग, ये पाई बॉन्ड है, और यहां पर ये वाला कार्बन है sp3, और sp3 इसलिए इसके ऑर्बिटल देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब होता यहां पर ये है कि ये पाई बॉन्ड का ये जो डंबल शेप की ऑर्बिटल है, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करने लगता है इधर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पे ट्रांसफर होने लगता है ऐसा। तो फिर फाइनली होगा ये कि यहां पर ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब देखो यहां पे चूंकि H प्लस निकल गया,
H+ निकलने से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा और पूरा डंबल शेप मैंने लिखा हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इस ऑर्बिटल में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें लिखना पड़ेगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये फर्स्ट केस है, पाई बॉन्ड में लगेगा। तो एक बार सोचकर देख लें पाई बॉन्ड में कैसा लगेगा। पाई बॉन्ड में कहां से लगाते हैं हम, अल्फा कार्बन का जो H होता है हम वहां से हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं। क्लियर है। फिर हम सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में यदि बात करें तो पाई बॉन्ड के अलावा ये लगता है पॉजिटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज में तो मैं लिख देता हूं केस 2 इन कार्बोकैटाइंस। हम जो पढ़ते हैं वो कार्बोकैटाइंस में स्टडी करते हैं। कार्बोकैटाइंस में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो यदि हमें कार्बोकैटाइंस के स्ट्रक्चर में देखना है तो जरा इस स्ट्रक्चर में अपन बात कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में यदि देखेंगे तो ध्यान से देखें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो एडजेसेंट कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और ये वाला H हो जाएगा अल्फा H। तो हमें अल्फा H वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ना, हमें वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो होगा ये कि CH2 और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा और इस H पर क्या आ जाएगा, इस H पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहां पर भी देखें तो यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से लगा, यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H से लगा है। ठीक, अब यदि हम इसको ऑर्बिटल्स के बेसिस पे यदि हम देखें, जैसे हमने डबल बॉन्ड में समझा था, तो यहां पर हम ऑर्बिटल्स के बेसिस में समझ सकते हैं कि यहां पर देखो तो यहां पर ये वैकेंट है कार्बन पे, यहां पे प्लस चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये जो एडजेसेंट कार्बन पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, उससे इंटरेक्ट करेगा और यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहां से H+ निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में देखो पाई बॉन्ड का, पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डंबल शेप p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सेकेंड केस है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हम लगाते हैं। थर्ड केस यदि हम बात करें तो थर्ड केस होता है फ्री रेडिकल्स में। तो एक काम करते हैं, हम थर्ड केस लिखते हैं और केस 3 हम लिख रहे हैं। केस 3 ये लगाते हैं हम इन कार्बन फ्री रेडिकल्स, इन कार्बन फ्री रेडिकल्स, इन कार्बन फ्री रेडिकल्स। कार्बन फ्री रेडिकल्स में यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे स्ट्रक्चर में लगेगा, ऐसे स्ट्रक्चर में ये लगेगा। और यहां पर भी देखें तो यहां पे फ्री रेडिकल है तो यहां पर क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये वाला हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया अल्फा H, ये अल्फा H। और इतनी देर से हमने पुराने केसेस में भी क्या किया है कि हमें अल्फा H के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें यहाँ पे ट्रांसफर कराने होते हैं। अब चूंकि ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का रिक्वायरमेंट होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन यदि मैं ट्रांसफर करूंगा तो होगा क्या, होगा ये, यदि आप कलर देखो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से था। अब इस वाले अल्फा कार्बन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड कराया यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन तो H के पास है तो यहां पर तो क्या बन जाएगा, H रेडिकल, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और ध्यान से देखें तो ये भी तो क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस ही तो है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब यदि हम इसको ऑर्बिटल्स के बेसिस पे समझना चाहें, जैसे हमने पुराने दोनों केसेस में किया है, तो हम इसको ऑर्बिटल से भी समझ सकते हैं। अब यहां पर आए तो यहां पर देखो ये वाला कार्बन जो है इसमें केवल ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एडजेसेंट अल्फा कार्बन है उसके सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करेगा इससे, और यदि ऐसा हुआ तो इस वाले कार्बन से H रेडिकल निकाल दिया जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो यदि हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये तो डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। यदि हम नॉर्मल बातें करें कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को याद कैसे रखते हैं, तो हमें केवल 3 बातें याद रखनी होती हैं। तो कौन कौन सी 3 बातों से हम हाइपर कॉन्जुगेशन समझ सकते हैं, तो जरा इधर सुनो। हाइपर कॉन्जुगेशन यदि मुझे लिखना है तो पहला क्वेश्चन, ठीक, कहां से लगाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा H से लगाते हैं। ठीक, अल्फा H से लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं, अल्फा H से कैसे लगाएंगे, लाइक रेजोनेंस। केवल इतना सा बोलना सीख जाओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएगा। हाँ, ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली एप्लीकेबल इन 3 कंडीशंस। एक पाई बॉन्ड में लगेगा, ठीक, एक कहां पर लगेगा, एक पाई बॉन्ड में लगेगा, एक कैटाइन में लगेगा और एक फ्री रेडिकल में लगेगा, दैट्स इट, बस। फिर अब यदि हम इसके एप्लीकेशन पर आए, दिस इज प्लस H इफेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ। अब यदि हम इसके एप्लीकेशन पर आते हैं
तो जरा एप्लीकेशन में बात करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और पहला एप्लीकेशन हम वही ला रहे हैं जहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया था इन ARSE रिएक्शन, इन ARSE रिएक्शन। ARSE का मतलब है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें हमने क्या बोला था, इसमें हमने CH3 को एल्काइल ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला था। ठीक, तो यहां पर हम इस बात को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक, वो कैसे डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोल्यूइन में CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये किस इफेक्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन होता है, तो दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है ये बात? तो हमने ये बोलना है कि यहां पर क्या रहेगा, यहां पर CH3 रहेगा और यहां पर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर आएगा। मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब यदि मैं बात करूं तो टोल्यूइन वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन का कौन सा वाला केस लगेगा? भाई हाइपर कॉन्जुगेशन 3 केसेस में हम लगाते हैं, राइट। पाई बॉन्ड में लगाते हैं, प्लस में लगाते हैं, फ्री रेडिकल में लगाते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब यदि पाई बॉन्ड में लगेगा तो किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा जाएगा, हम लिख के बताते हैं। यहां पर CH3 है, इसका मतलब यहां पर H, यहां पर H और यहां पर क्या है, कार्बन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बोला गया कि डबल बॉन्ड यदि ये है तो इसका अल्फा H हुआ ये, और अल्फा H के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे ऐसे, लाइक रेजोनेंस। बस हमें लाइक रेजोनेंस बोलना सीखना है। और यदि ऐसा होगा तो होगा ये कि इस वाले कार्बन पर यहां पर रहेगा H प्लस, क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहां पर दोनों H एज इट इज रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ। और होगा ये कि इस वाले कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ऑब्जर्वेशन हम ये बनाते थे कि नेगेटिव चार्ज कहां पर आया, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर आया है। अब तो फिर लाइक रेजोनेंस है, इसके बाद ऑर्थो के बाद जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज मूव होकर कहां पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा यहां पर। ठीक, यहां पर स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, इन पे तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज, क्योंकि यहां पर तो हम कोई चेंजेस नहीं लिख रहे हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो मैं यहां पे ही बना देता हूं, रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा ऐसा। लेकिन इस वाले पॉइंट पर आने के बाद जब मैं रेजोनेंस लिखूंगा तो पैरा के बाद नेगेटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। यहां का मतलब ये है ऑर्थो पोजीशन, मतलब पहले ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर पैरा पोजीशन पे आया, फिर ऑर्थो पोजीशन पर आया। फिर यदि मैं आगे रेजोनेंस लिखूंगा तो फाइनली ये वाला बॉन्ड इस H को फिर से मिल जाएगा। ये हाइपोथेटिकल इफेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है ये। तो यहां पर जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वापस से बॉन्ड बन गया। देखो, ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपोथेटिकल इफेक्ट लिख दी। अब हम ये लिखकर देखते थे किस लिए, हम ये ऑब्जर्वेशन बनाते थे कि यदि बेंजीन रिंग पर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो इस इफेक्ट ने क्या किया। तो हम डिफरेंट पोजीशन पर जब इफेक्ट देखते हैं तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा और ये ऑर्थो पोजीशन है। तो यहां पर हमने ये देखा कि जब CH3 ने किसी हाइपोथेटिकल इफेक्ट से रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसने इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये कैसे मालूम चला मुझे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे मुझे नेगेटिव दिख रहा है। इस CH3 ने इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस CH3 ने इस पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मतलब मुझे यहाँ पैरा पोजीशन पे भी एरो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब CH3 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसका मतलब CH3 कौन सा डायरेक्टिंग हुआ, CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। ठीक, तो वापस यदि मैं बात करूं तो हमने ये बोला कि CH3 किसी इफेक्ट के कारण क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो हम ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहां पर बनाना पड़ेगा मुझे, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि ये तो कंफर्म इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विद नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहां पर आया है, ऑर्थो पैरा पर आया है। इसका मतलब ऑर्थो पे प्रोडक्ट या तो ऐसे बनाऊंगा या तो मैं कैसा, पैरा आइसोमर बनाऊंगा। और पैरा पे प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाना पड़ेगा, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो ये CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये किस ग्रुप किस इफेक्ट ने एक्सप्लेन किया, तो इसको हम बोलते हैं प्लस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का जो भी इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लस इफेक्ट बोलते हैं। और चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्लस H इफेक्ट। क्लियर है? अब ये हमने पहले भी बोला था कि इफेक्ट हमेशा दो टाइप का होता है, एक प्लस H इफेक्ट और एक माइनस H इफेक्ट। यदि हमने प्लस H इफेक्ट पढ़ा है तो ये भी कंफर्म है कि माइनस इफेक्ट भी होता होगा।
अब माइनस इफेक्ट कहां पर होता है, हालांकि हमारे सिलेबस में बहुत रेयर यूज है, लेकिन फिर भी यदि मैं लिख के बताऊं तो इन केस मान लो मैंने यहां पर लिखा CF3, मैंने CF3 लिखा, या मैं CCl3 लिख सकता हूं। अब यहां पर देखूंगा तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस अल्फा कार्बन, और चूंकि इस पे डेल्टा प्लस है तो ये कभी भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, लाइक रेजोनेंस, और ऐसा लिखूंगा तो ये वाला बॉन्ड पेयर इधर से हट जाएगा ऐसा। ठीक, अब यदि ऐसा करूंगा तो जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा क्या बनेगा, यहां पर देखें ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस बार विड्रॉइंग है इसलिए यहां पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, यहां मल्टीपल बॉन्ड, यहां मल्टीपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे फ्लोरीन और यहां पे भी फ्लोरीन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज -H इफेक्ट। लेकिन हमारे सिलेबस में यूज होता नहीं है, तो हमारे सिलेबस में क्या यूज होता है, +H इफेक्ट, हमें केवल +H इफेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो एक बार वापस से रिकॉल करें, +H इफेक्ट में हमें क्या क्या याद रखना है, +H इफेक्ट में पहली जरूरी बात, ओनली एप्लीकेबल इन 3 कंडीशंस, एक कैटाइन में लगेगा, एक फ्री रेडिकल में लगेगा, और एक पाई बॉन्ड में लगेगा, बस। ठीक, तो ये पहला एप्लीकेशन है। ARSE में हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि CH3 ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। फिर यदि हम सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं तो सेकंड एप्लीकेशन है इसमें स्टेबिलिटी पता करने का, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी किसका देखते हैं, तो स्टेबिलिटी जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे उसी का देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं हम इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन देखते हैं इसमें हम, कार्बोकैटाइन, और स्टेबिलिटी हम देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि मैं करूं तो यहां पर हेडिंग पे इस बात को ध्यान रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन से केवल एल्कीन का स्टेबिलिटी देखते हैं, हम किसी दूसरे पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। यदि आप देखेंगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। अब स्टेबिलिटी देखने का तरीका क्या होता है, स्टेबिलिटी देखने का तरीका होता है ये, स्टेबिलिटी इन तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच, मतलब अल्फा एच का नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। अब यदि मैं बताऊं ऐसा क्यों, तो देखो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल ग्रुप में डिफाइंड है, तो यहां पर की एलिमेंट क्या रहेगा, की एलिमेंट रहेगा कार्बन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन जिसको हम बोल रहे हैं, उसी को तो की एलिमेंट बोलते हैं। उस पे जो H रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा H बोलेंगे। अल्फा H जितना ज्यादा नंबर में रहेगा, ये कार्बन उन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेकर रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर भी तो ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसा रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग। और यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ज्यादा है तो उसका +H इफेक्ट मुझे कैसा बोलना पड़ेगा, +H इफेक्ट मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, इसका मतलब +H इफेक्ट ज्यादा रहेगा। और ये GOC के बेसिक रिजल्ट्स होते हैं कि एनी पॉजिटिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज मेक्स द कैटाइन ऑफ फ्री रेडिकल मोर स्टेबल। क्लियर है बात। तो मतलब हमें स्टेबिलिटी देखने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ अल्फा H काउंट करना पड़ेगा। ठीक, और यदि हम अल्फा H काउंट करेंगे तो कहां कहां पे करेंगे, पाई बॉन्ड एल्कीन में करना, कैटाइन में करना, और फ्री रेडिकल में करना। ठीक, तो यदि मैं क्वेश्चंस में स्टार्ट करूं तो सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, और फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिखता हूं कैटाइंस के लिए, और मुझे यहां पर इनका स्टेबिलिटी मुझे बताना है। यदि मुझे इनका स्टेबिलिटी बताना है, स्टेबिलिटी बताना है, तो ध्यान से देखें तो मुझे क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। हाइपर कॉन्जुगेशन लगाऊंगा तो मुझे अल्फा देखना पड़ेगा, और अल्फा का मतलब इस कार्बन की साइड में जो है ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, यहां पर ये वाले अल्फा कार्बन है, यहां पर ये वाला अल्फा कार्बन है। ध्यान से ये वाले H अल्फा H नहीं है, H डायरेक्ट क्लासीफाई नहीं होता, यदि अल्फा कार्बन होता तो ही अल्फा H डिफाइंड होता। ठीक, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन, फर्स्ट वाले में अल्फा H कितना हो जाएगा, काउंट करेंगे तो 9 अल्फा H, सेकेंड वाले में 6 अल्फा H, और थर्ड वाले में कितना 3 अल्फा H। इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकैटाइन, इसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन। इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हैं। अच्छा, सेम हमने क्या बोला कि यदि हम कैटाइन में अल्फा H देख रहे हैं तो हम फ्री रेडिकल में भी तो अल्फा H ही देखेंगे। ठीक, तो यदि मुझे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना होता तो क्वेश्चन कैसा दिखता, क्वेश्चन मुझे दिखता ऐसा, मैं लिख के बताऊं, क्वेश्चन दिखता मुझे ऐसा। अब ध्यान से देखें तो यहां पर भी ये फ्री रेडिकल है तो ये अल्फा कार्बन हुआ ना, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। सेम क्वेश्चन इसमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ड्यू टू
ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है कि नहीं? अच्छा एक बात, हम इसमें आई इफेक्ट क्यों नहीं लगा रहे? तो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। वैसे हमने आई इफेक्ट में भी ये लिखा था कि आई इफेक्ट वीकेस्ट इफेक्ट, आई इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट होता है। आई इफेक्ट हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। सबसे स्ट्रांग होता है रेजोनेंस, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर होता है आई इफेक्ट। ठीक, अभी नेक्स्ट वीडियो में ये कंपैरिजन भी आएगा, तब डिटेल में हम बात कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं, स्टेबिलिटी की बात है और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूं ये 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन में यदि मैं कंपेयर करता हूं स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे लगाना होता है रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस तो यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस तो नहीं लगेगा। आई इफेक्ट लगाने के लिए मैंने मना किया है, और यदि आई इफेक्ट लगाने के लिए मना किया तो फिर इफेक्ट कौन सा बचा? हाइपर कॉन्जुगेशन। में बोल रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन आई इफेक्ट के पहले लगाते हैं। तो अब यदि मैं इस वाले एग्जांपल में बात करूं तो यहां पर डबल बॉन्ड का एडजेसेंट ये अल्फा, ये अल्फा, तो इसमें कितना अल्फा एच है? इसमें आ रहा है 6 अल्फा एच, और इसमें देखूंगा तो अल्फा केवल ये है, और इसमें कितना अल्फा एच आ रहा है? 2 अल्फा एच। इसका मतलब 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि ट्राई करूं तो ये सारे क्वेश्चन स्टेबिलिटी के हैं, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेबिलिटी वाला चल रहा है। यदि मैं स्टेबिलिटी का एक और क्वेश्चन लिखूं तो मैंने ये ट्राई किया। अब इस वाले में देखोगे तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है? रेजोनेंस। ये नेक्स्ट वीडियो से तुम्हारी आदत हो जाएगी। जब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दूंगा। अभी मैं बोल देता हूं प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होता है। सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आई इफेक्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लग रहा तो मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन लगाऊंगा तो इसमें अल्फा ये चारों हैं। इसका मतलब इसमें कितना अल्फा एच हुआ? 12 अल्फा एच। और यदि इसमें बात करूंगा तो यहां पर देखो, तो यहां पर कितना अल्फा एच है? यहां पर है 9 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा? स्टेबिलिटी इसका ज्यादा हो जाएगा। अब यदि तुम अल्फा एच की प्रैक्टिस करना चाहो तो बहुत सारे स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां डबल बॉन्ड या अल्फा कार्बन डायरेक्टली विजिबल नहीं है। तो यहां पर यदि मैं मार्क करूं तो ये डबल बॉन्ड, तो ये रहेगा अल्फा, और यहां पर ये रहेगा अल्फा। डबल बॉन्ड का एडजेसेंट अल्फा है, ये अल्फा है, यहां पर ये अल्फा है, और यहां पर ये अल्फा है। यहां पर अल्फा ये वाला, और यहां पर अल्फा ये वाला, ये अल्फा पोजीशंस हैं ये। अब यदि मैं इन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितना हो जाएगा? 2 + 2। इसका मतलब कितना लिखूं? 4 अल्फा एच हो जाएगा। यहाँ पे 4 अल्फा एच। यहां पर कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 + 3 7 अल्फा एच हो जाएगा। और यदि इसमें बात करूं तो 2 + 2 4 4 + 6 कितना हो गया? 10 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने जो देखा वो हाइपर कॉन्जुगेशन था। 3 ही बातें याद रखनी है कि हमें 3 कंडीशन में लगाना है, अल्फा एच से लगाना है, और लाइक रेजोनेंस लगाना है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, तब हम उसमें इन तीनों इफेक्ट को कंबाइन करके हम नेट इफेक्ट देखने वाले हैं, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखने वाले हैं। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।